किताबें करती हैं बातें। आवाज की तरंगों पर मेहनतकश जनता का साहित्य। श्रोताओं, इंकलाब जिंदाबाद। शहीद भगत सिंह और अन्य क्रांतिकारियों से जुड़े दस्तावेजों की ऑडियो रिकॉर्डिंग के क्रम में एक और बहुत ही जरूरी लेख लेकर हाजिर हूं मैं पवन। लेख का शीर्षक है क्रांतिकारी आंदोलन का वैचारिक विकास, चापेकर बंधुओं से भगत सिंह तक। ये लेख भगत सिंह के क्रांतिकारी साथी शिव वर्मा ने लिखा है और इसे पुस्तिका के रूप में प्रकाशित किया है राहुल फाउंडेशन लखनऊ ने। ये छोटी सी पुस्तिका आपको ये बताती है कि भारत के क्रांतिकारी आंदोलन की वैचारिकी किस तरह धार्मिक जमीन से शुरू होकर विकसित होती हुई वैज्ञानिक समाजवाद के नजदीक पहुंचने का सफर तय करती है। और इस समूची प्रक्रिया में शहीद आजम भगत सिंह की क्या ऐतिहासिक भूमिका है, ये भी आप जान पाएंगे। तो सुनिए इस पुस्तक की ऑडियो रिकॉर्डिंग की पहली कड़ी। स्वाधीनता संग्राम में क्रांतिकारियों के प्रवेश की घोषणा करने वाला पहला धमाका 1897 में पूना में चापेकर बंधुओं ने किया था। पूना शहर में उन दिनों प्लेग जोरों पर था। रैंड नाम के एक अंग्रेज को वहां प्लेग कमिश्नर बनाकर भेजा गया। वो बड़ा ही जालिम और तानाशाह किस्म का आदमी था। उसने प्लेग से प्रभावित मकानों को बिना कोई अपवाद खाली कराए जाने का हुक्म जारी कर दिया। जहां तक उस हुक्म का सवाल है, उसमें कोई गलत बात नहीं थी, लेकिन जिस तरह रैंड ने इस हुक्म पर अमल करवाया, उससे वो अलोकप्रिय हो गया। लोगों को उनके घरों से निकाला गया और उन्हें कपड़े, बर्तन आदि तक ले जाने का समय नहीं दिया गया। 4 मई 1897 को लोकमान्य तिलक ने अपने पत्र केसरी में एक लेख लिखकर न सिर्फ नीचे के अफसरों पर बल्कि खुद सरकार पर इल्जाम लगाया कि वो जानबूझकर जनता का उत्पीड़न कर रही है। उन्होंने रैंड को निरंकुश बतलाया और सरकार पर दमन का सहारा लेने का आरोप लगाया। फिर आया शिवाजी समारोह। इस अवसर पर 12 जून 1897 को एक सार्वजनिक सभा में अध्यक्ष पद से बोलते हुए तिलक ने कहा, क्या शिवाजी ने अफजल खां को मारकर कोई पाप किया था? इस प्रश्न का उत्तर महाभारत में मिल सकता है। गीता में श्रीमन कृष्ण ने अपने गुरुओं और बांधवों तक को मारने का उपदेश दिया है। उनके अनुसार अगर कोई व्यक्ति निष्काम भाव से कर्म करता है तो वो किसी भी तरह पाप का भागी नहीं बनता है। श्री शिवाजी ने अपने उदर पूर्ति के लिए कुछ नहीं किया था। बहुत ही नेक इरादे के साथ दूसरों की भलाई के लिए उन्होंने अफजल खां का वध किया। अगर चोर हमारे घर में घुस आए और हमारे अंदर उनको बाहर निकालने की ताकत ना हो तो हमें बेहिचक दरवाजा बंद करके उनको जिंदा जला देना चाहिए। ईश्वर ने हिंदुस्तान के राज्य का पट्टा ताम्रपत्र पर लिखकर विदेशियों को तो नहीं दिया था। शिवाजी महाराज ने उनको अपनी जन्मभूमि से बाहर खदेड़ने की कोशिश की। ऐसा करके उन्होंने दूसरों की वस्तु हड़पने का पाप नहीं किया। कुएं के मेढक की तरह अपनी दृष्टि को संकुचित मत करो। ताज़िराते हिंद की कैद से बाहर निकलो, श्रीमद् भगवद गीता के अत्यंत उच्च वातावरण में पहुंचो और महान व्यक्तियों के कार्यों पर विचार करो। और 22 जून को चापेकर बंधुओं ने रैंड व एवर्स्ट को मार दिया। इस तरह ऊपरी तौर पर देखने से यही लगता है कि चापेकर भाइयों के कार्य के तात्कालिक प्रेरक तत्व रैंड की निरंकुशता और तिलक का भाषण थे, लेकिन ये सिर्फ अर्ध सत्य है। दरअसल चापेकर बंधुओं के विचार महामारी फैलने या रैंड के पूना आने से बहुत पहले ही एक शक्ल अख्तियार करने लगे थे। 1894 में ही चापेकर भाइयों ने पूना में शारीरिक और सैनिक प्रशिक्षण देने के लिए हिंदू धर्म अवरोध निवारण समिति कायम कर रखी थी, कि जिसे हिंदू संरक्षणी समिति भी कहा जाता था। ये समिति हर साल नियम पूर्वक शिवाजी व गणपति समारोह आयोजित करती थी। इन समारोहों में चापेकर भाइयों द्वारा पढ़े जाने वाले श्लोकों से उनकी भावना का पता चलता है। जनता से तलवार उठाने का आग्रह करते हुए शिवाजी श्लोक कहता है, भांड की तरह शिवाजी की कहानी दोहराने मात्र से स्वाधीनता प्राप्त नहीं की जा सकती। आवश्यकता इसकी है कि शिवाजी और बाजी की तरह तेजी के साथ काम किए जाएं।
आज हर भले आदमी को तलवार और ढाल पकड़नी चाहिए, ये जानते हुए कि हमें राष्ट्रीय संग्राम के युद्ध क्षेत्र में जीवन का जोखिम उठाना होगा। हम धरती पर उन दुश्मनों का खून बहा देंगे जो हमारे धर्म का विनाश कर रहे हैं। हम तो मार कर मर जाएंगे, लेकिन तुम औरतों की तरह सिर्फ कहानियां सुनाते रहोगे। गणपति श्लोक तो शिवाजी श्लोक से भी ज्यादा उग्र था। गौ और धर्म की रक्षा के लिए उठ खड़े होने का आह्वान करते हुए इसमें हिंदुओं से कहा गया है, अफसोस तुम गुलामी की जिंदगी पर शर्मिंदा नहीं हो, जाओ आत्महत्या कर दो। उफ, ये कमीने कसाईयों की तरह गाय और बछड़ों को मार रहे हैं, उसे यानी गौ को इस संकट से मुक्त कराओ। मरो, लेकिन अंग्रेजों को मारकर। नपुंसक होकर धरती पर बोझ न बनो। इस देश को हिंदुस्तान कहा जाता है। अंग्रेज भला किस तरह यहाँ राज कर रहे हैं। इस तरह हम देखते हैं कि चापेकर बंधु और उनके सहयोगी मुख्यतः तीव्र धार्मिक भावनाओं से उत्प्रेरित थे और उनका दृष्टिकोण घोर कट्टरपंथी था। संभवतः इसी कारण से वे ब्रिटिश विरोधी ही नहीं, मुस्लिम विरोधी भी थे। चापेकर बंधुओं की देशभक्ति हिंदुत्व पर आधारित थी। वो हिंदू धर्म और गौ की रक्षा के लिए अंग्रेजों को बाहर भगाना चाहते थे। रैन की हत्या भी एक ऐसे व्यक्ति के प्रति उनकी गहरी नफरत का नतीजा थी जो अपनी दमन और निरंकुशता की कार्रवाइयों के कारण पूरी जनता की घृणा का पात्र बन गया था। जहां तक उनको प्रेरित करने वाले दूसरे कारणों का सवाल है, इसका कोई सबूत नहीं मिलता कि 1857 के भारतीय स्वाधीनता संग्राम से या फ्रांसीसी व इतालवी क्रांतियों से प्रभावित रहे हों। इन तमाम सीमाओं के बावजूद मुकदमे के दौरान या बाद में चापेकर भाइयों ने जिस वीरता, साहस और आत्म बलिदान की भावना का परिचय दिया, उसके महत्व को किसी भी तरह कम करके आंका नहीं जा सकता। सर ऊंचा किए हुए तीनों भाइयों ने फांसी के फंदे को चूमा। गुलामी और आजादी की समस्याओं के प्रति ये धार्मिक दृष्टिकोण चापेकर भाइयों तक ही सीमित नहीं था। सावरकर बंधु भी धार्मिक रहे। बंगाल के क्रांतिकारियों ने भी धर्म के सहारे लोगों को उभाड़ा था। इस वाक्य से शायद ये गलतफहमी हो कि वे धर्म को न मानते थे, केवल उभारने का काम उससे लेते थे। इसलिए ये कह देना जरूरी है कि वे स्वयं धर्म के कट्टर मानने वाले थे। 1902 में कलकत्ता में कायम अनुशीलन समिति की कार्यप्रणाली का वर्णन करते हुए तारिणी शंकर चक्रवर्ती लिखते हैं, क्रांतिकारी कार्य के लिए जो इस समिति में आते थे उनको दो वर्गों में बांटा जाता था। धर्म में जिनकी आस्था थी उनको एक वर्ग, और धर्म विशेष में जिन्हें आस्था नहीं थी परंतु क्रांतिकारी कार्यों में विशेष निष्ठा थी, ऐसे लड़कों को दूसरे वर्ग में रखा जाता था। धर्म के प्रति जो श्रद्धावान थे वे इस बगीचे में यानी मानिक तल्ला बागान में रहते थे। यही लड़के प्रथम कोटि के क्रांतिकारी समझे जाते थे। उस समय बंगाल के क्रांतिकारियों का बहुमत बंकिम चंद्र चटर्जी और स्वामी विवेकानंद से बेहद प्रभावित था। अनुशीलन समिति के सदस्यों को हिंदू ग्रंथों, खासकर गीता को बहुत ध्यान से पढ़ना पड़ता था। बंकिम चंद्र चटर्जी और स्वामी विवेकानंद की बौद्धिक परंपरा में पले बढ़े बंगाल के 20वीं सदी के पहले दशक के ये क्रांतिकारी धार्मिक उपादानों और कर्मकांडों से तथा प्राचीन व तात्कालिक हिंदुत्व के पौराणिक उपाख्यानों, प्रतीकों, गीतों और नारों से प्रेरणा ग्रहण करते थे। इस तरह क्रांतिकारी आंदोलन के पहले चरण यानी 1897 से 1913 के क्रांतिकारी आमतौर पर हिंदू धर्म के प्रति आस्थावान थे और उससे प्रेरणा ग्रहण करते थे। ये कोई आकस्मिक बात नहीं थी, इसके ऐतिहासिक कारण थे। पिछली सदी के 8वें दशक में तरुण भारत के दिलों को एक नई भावना मत रही थी। शिक्षित युवक राजनीतिक दृष्टिकोण से सोचने लगे थे। एक नई किस्म का राष्ट्रवाद जन्म ले रहा था। ये नया राष्ट्रवाद पुराने राजनीतिवाद के मुकाबले ज्यादा संजीदा, ज्यादा खुले दिमाग वाला था। ये इस विचार से लैस और प्रेरित था कि पूरे राष्ट्रीय जीवन का पुनरुत्थान आवश्यक है। भारतीय मानस किस सीमा तक आंदोलित हो उठा था, इसका अनुमान इसी तथ्य से लगाया जा सकता है कि सभी बेहतरीन सोच के लोगों की नई भावनाएं और विचार धर्म से अनुप्राणित थे। पुराने देवताओं की जगह घृणा और रक्त के नए देवताओं की पूजा होने लगी थी। इस सीमा तक धर्म की एक सकारात्मक भूमिका अवश्य थी, लेकिन इसका एक नकारात्मक पहलू भी था। इस दौर में बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल, ब्रह्म बांधव उपाध्याय और अरविंद घोष जैसे सभी जुझारू राष्ट्रीय नेता राजनीति को धर्म के रंग में रंग रहे थे। इस तरह अचेतन रूप में ही सही उन्होंने सांप्रदायिक राजनीति के विष वृक्ष लगाए। गांधी और उनके अनुयायियों ने इस परंपरा को और आगे बढ़ाया और अंत तक उससे चिपके रहे।
जबकि क्रांतिकारियों ने 1914 में ही, जब उनका आंदोलन दूसरे चरण में प्रवेश कर रहा था, इसे छोड़कर धर्मनिरपेक्षता को अपना लिया था। धर्म और राजनीति का ये तालमेल तब से आज तक लगातार हमारे सार्वजनिक जीवन को तबाह करता रहा है और अब तो इसके कारण हमारी राष्ट्रीय एकता का ढांचा ही चरमराता नजर आ रहा है। हालांकि महाराष्ट्र के चापेकर बंधु और बंगाल के पहले दशक के क्रांतिकारी दोनों प्राचीन भारतीय संस्कृति से प्रेरणा ग्रहण करते थे, लेकिन दोनों के बीच एक मार्के का अंतर भी है। 30 अप्रैल 1908 को किंग्स फोर्ड की बग्घी पर एक बम आकर गया, जिससे 2 महिलाओं की मृत्यु हो गई। इस घटना पर टिप्पणी करते हुए 22 जून के केसरी में लोकमान्य तिलक ने लिखा, 1897 की हत्या और बंगाल के बमकांड के बीच काफी अंतर है। जहां तक दिलेरी और कार्य को कुशलता पूर्वक संपन्न करने का सवाल है, चापेकर भाइयों का दर्जा बंगाल की बम पार्टी के सदस्यों से ऊंचा है। लेकिन अगर साध्य और साधन के नजरिए से देखें तो बंगालियों की ज्यादा तारीफ करनी होगी। वर्ष 1897 में पूना निवासी प्लेग के समय के दमन का शिकार थे और उस समय दमन से उत्पन्न उत्तेजना का कोई शुद्ध राजनीतिक चरित्र नहीं था। ये शासन प्रणाली ही खराब है और जब तक अधिकारियों को छांट कर व्यक्तिगत रूप से आतंकित नहीं किया जाता, तब तक वे व्यवस्था को बदलने पर तैयार नहीं होंगे। ऐसा कोई महत्वपूर्ण प्रश्न चापेकर भाइयों के सामने नहीं था। उनका कर्म प्लेग के बाद जारी दमन के यानी एक विशेष कार्य के खिलाफ था। निश्चित ही बंगाल की बम पार्टी की दृष्टि एक ज्यादा व्यापक पटल पर थी, जिसे बंगाल के विभाजन ने उभारा था। इतना ही नहीं, बंगाल के क्रांतिकारी धर्म को बहुत ज्यादा महत्व देते थे। इस तथ्य के बावजूद आंदोलन के अंतिम लक्ष्य की दृष्टिकोण से कहें तो 1902 में ही उन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण घोषणा की थी। इसी वर्ष बंगाल के क्रांतिकारियों ने अपने को अनुशीलन समिति नाम की एक पार्टी के रूप में संगठित किया था। समिति की स्थापना के समय जारी घोषणा पत्र में कहा गया था, अनुशीलन की कल्पना के समाज में अनपढ़ गरीब लोग नहीं होंगे, कायर दुष्ट लोग नहीं होंगे और अस्वस्थ लोग भी नहीं होंगे। ऐसे समाज के निर्माण के लिए सभी प्रकार की विषमताओं को समाप्त करना होगा। विषमता के बीच मानव की मानवता विकसित नहीं हो सकती। मानव समाज से धन की विषमता, सामाजिक विषमता, सांप्रदायिक विषमता और प्रादेशिक विषमता दूर कर सभी मनुष्यों में समानता लानी होगी। केवल राष्ट्रीय सरकार द्वारा ही ऐसा किया जाना संभव है। पराधीनता की दशा में अनुशीलन के स्वप्न के समाज की स्थापना संभव नहीं है। इसीलिए अनुशीलन पराधीनता के विरुद्ध विद्रोह की घोषणा करती है। अनुशीलन भारत की पूर्ण स्वतंत्रता चाहती है। अनुशीलन समिति की ये घोषणा निश्चय ही आगे की तरफ एक बहुत बड़ा कदम था। यहीं पर बंगाल के क्रांतिकारी 1897 के पूना केंद्र से आगे हैं। चापेकर बंधु विदेशियों से नफरत तो करते थे, मगर वे खुद क्या चाहते थे इसके बारे में स्पष्ट नहीं थे। ये बात बंगाल के क्रांतिकारियों के साथ नहीं थी। ये लोग मुस्लिम विरोधी भी नहीं थे, हालांकि वे धार्मिक लोग थे और हिंदू ग्रंथों से प्रेरणा प्राप्त करते थे। इसके विपरीत इस दौर के पंजाब के क्रांतिकारी आरंभ से ही सांप्रदायिकता के दोष से मुक्त थे। सरदार अजीत सिंह, लालचंद फलक, सूफी अंबा प्रसाद और उनके सभी सहयोगी धर्मनिरपेक्ष थे। धर्म उनके लिए एक निजी मामला था। शताब्दी के पहले दशक के क्रांतिकारी जिन स्रोतों से प्रेरणा ग्रहण कर रहे थे, उनमें धर्म के अलावा एक था 1857 का भारत का पहला स्वाधीनता संग्राम। इस विषय पर 1907 या 1908 में लंदन में लिखी गई वीर सावरकर की पुस्तक ने अपनी तमाम अपर्याप्तताओं के बावजूद, जो उस दौर में और उस समय के हालात में स्वाभाविक थी, बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। इस विषय पर ब्रिटिश साम्राज्यवादी लेखकों द्वारा फैलाए गए लांछनों तथा उनके झूठे ऐतिहासिक लेखन की धज्जियां उड़ाकर इस पुस्तक ने बहुत बड़ा काम किया। इसने बातों को सही तौर पर सामने रखा। इस किताब पर ब्रिटिश शासकों ने फौरन प्रतिबंध लगा दिया, लेकिन फिर भी ये मेहनत से और गुप्त रूप से तैयार की गई पांडुलिपि के रूप में भारत के उस समय के क्रांतिकारियों के बीच घूमती रही। वास्तविकता ये है कि 1857 का जन विद्रोह पूरे स्वाधीनता संग्राम के दौरान सभी स्वाधीनता सेनानियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बना रहा। शताब्दी के पहले दशक में क्रांतिकारियों के लिए प्रेरणा का दूसरा स्रोत था फ्रांसीसी, इतालवी और रूसी क्रांतिकारियों की कहानियां।
तो श्रोताओं, सहकार रेडियो पर किताबें करती हैं बातें कार्यक्रम के तहत अभी आप सुन रहे थे भगत सिंह के क्रांतिकारी साथी शिव वर्मा द्वारा लिखा हुआ लेख, क्रांतिकारी आंदोलन का वैचारिक विकास, चापेकर बंधुओं से भगत सिंह तक। इस लेख को पुस्तिका के रूप में प्रकाशित किया है राहुल फाउंडेशन लखनऊ ने। अभी आपने सुनी इस पुस्तिका की ऑडियो रिकॉर्डिंग की पहली कड़ी। अगर आप सहकार रेडियो का ये कार्यक्रम पहली बार सुन रहे हैं और हमसे जुड़ना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ने के लिए अपने अकाउंट से 9617226783 पर अपना नाम और जिला या शहर का नाम लिखकर भेजें। फेसबुक पर जुड़ने के लिए हमारा पेज लाइक करें और यूट्यूब पर जुड़ने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। सभी लिंक और विस्तृत जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट सहकाररेडियो.com विजिट करें। तो इस पुस्तिका की ऑडियो रिकॉर्डिंग की अगली कड़ी के साथ आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत मुझे यानी पवन को। नमस्कार। किताबें करती हैं बातें। आवाज की तरंगों पर मेहनतकश जनता का साहित्य।